हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेसन 6 में मैंने आपको कल संघट्ट या टक्कर के बारे में बताया था, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। अब आपको बताऊंगा कि टक्कर के बाद पिंडों के वेग कितने कितने होते हैं। तो भाई सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग। अब ये वेग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कल इसमें 4 समीकरण बताए थे। उसमें से हम पहला समीकरण लेते हैं इसका, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। ये इसका पहला समीकरण था। और इसमें आपका दूसरा समीकरण जो था वो उसके लिए था जो गतिज ऊर्जा के लिए। और इसका तीसरा एक समीकरण और था, इसका समीकरण 3 वो था आपका u1 माइनस u2 इक्वल टू b2 माइनस b1। ये समीकरण इसका 3 था उसमें जो ही। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि हमें इनकी सहायता से v1 और v2 के मान ज्ञात करने हैं। तो b1 का मान ज्ञात करने के पहले हमें b2 को कैंसिल करना होगा इसमें। तो समीकरण 3 में m2 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 1 में से घटाएंगे तो समीकरण 1 पहले लिखें इसमें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। अब समीकरण 3 में m2 का गुणा कर दें, m2 u1 माइनस m2 u2 इक्वल टू m2 b2 माइनस m2 b1। और अब इसको घटा दें, तो घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसकी ये जो m2 b2 टर्म है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों में से u1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1। ये इन दोनों को जोड़ देंगे 2m2 u2। यहाँ से देखें तो इन दोनों में से b1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू b1। इसलिए b1 इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा ये टर्म पहले लिख दिया मैं इसमें, तो ये 2m2 u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया आपका टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग। तो इसको हम समीकरण नंबर 5 डाल देंगे। 4 में पहले डाल चुका था, 5वां में इसका ये डाल। ये टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग आ गया। अब दूसरे पिंड का वेग ज्ञात करना है तो हमने b1 इसमें से कैंसिल करना होगा। इसके लिए समीकरण 3 में m1 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे इसको। तो समीकरण 3 में m1 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर तो समीकरण 3 में समीकरण 1 में जोड़ेंगे, इसलिए ये m1 u1 प्लस
M2U2 इक्वल टू M1B1 प्लस M2B2 और समीकरण 1 में गुणा कर दें M1U1 माइनस M1U2 इक्वल टू M1B2 माइनस M1B1 और अब इनको जोड़ दीजिएगा। जोड़ देंगे तो ये आपका M1B1 टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें से ये दोनों जुड़ जाएंगे 2M1U1, इसमें से U2 कॉमन ले लें सो प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2। यहाँ से इसमें देखें तो इसमें से V2 कॉमन आ जाएगा तो M1 प्लस M2, तो ये इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू B2। अब इसमें हम इसकी सिमेट्री लाने के लिए M1 माइनस M2 लिखने के लिए हम इसमें से माइनस टर्म को बाहर निकाल देंगे इसमें, तो ये M1 माइनस M2 हो जाएगा। इससे क्या है कि इन फॉर्मूले को याद करने में आसानी रहती है। तो हम इसमें ऐसा करें 2M1U1 प्लस माइनस M1 माइनस M2 इंटू U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2। इसलिए B2 इक्वल टू, क्योंकि आपको B2 का मान निकालना है, B2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2M1U1 माइनस M1 माइनस M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया समीकरण नंबर 6। ये टक्कर के बाद दूसरे पिंड का वेग है। अब देखो दोनों समीकरणों को याद करना आसान है। जब V1 लिखना है तो यहाँ पर M2U2 आएंगे 2 से गुणा करने पर, और वहाँ पर आएंगे M1U1 2 से गुणा करने पर। यहाँ पर प्लस M1 माइनस M2 U1 आएगा, वहाँ पर M1 माइनस M2 U2 आएगा, U1 के स्थान पर U2, और बाकी के नीचे टर्म इसमें एक जैसे है M1 प्लस M2। अब इन इक्वेशंस की सहायता से आपको इसकी विशेष परिस्थितियाँ ज्ञात करनी है। विशेष परिस्थितियाँ फर्स्ट क्या है, जब M1 इक्वल टू M2, तो देखो अगर इसमें M1 इक्वल टू M2 कर दें तो ये टर्म इसमें 0 हो जाएगा अपने आप, ये टर्म भी यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका। अब क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं इसके अंदर, तो अब इसमें ये दोनों मिल करके या तो इसमें M2 को M1 को M2 के बराबर लिख लें तो ये 2M2 हो जाएगा, और ये 2M2 इस 2M2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर U2। यहाँ पर देखते हैं तो ये 2M1 यहाँ पर ये 2M1 हो जाएगा, दोनों मिल करके 2M1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका U1। तो ये टर्म तो इसमें 0 हो गई इसके अंदर, ये टर्म बच्चे तो इनमें से M1 और M2 वाले टर्म है वो नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या देखते हैं, V1 इक्वल टू U2 और B2 इक्वल टू U1। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब समान द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं, यानी जो पहले पिंड का वेग था वो दूसरे का हो जाएगा, और जो दूसरे पिंड का वेग था वो पहले का हो जाएगा। अतः जब समान द्रव्यमान के पिंड परस्पर टकराते हैं तो
टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। अब मान लिया कि भाई एक पिंड स्थिर है, ठीक है ना, इसी के अंदर हम मान लेते हैं सेकंड स्थिति जब m1 इक्वल टू m2 और u2 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर देखो इस टर्म के अंदर यहाँ पर u2 का मान 0 कर दो इसके अंदर, तो v1 क्या हो जाएगा इसमें, v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू u1। इसका अर्थ क्या होता है, जब दो पिंडों के द्रव्यमान समान हो और उनमें से एक पिंड स्थिर हो और दूसरा गतिशील पिंड जब उससे टकराता है, तो जो स्थिर पिंड होता है वो पहले पिंड के वेग से गति करना आरंभ कर देता है और जो पिंड पहले गति कर रहा था वो अब रुक जाता है। v1 इक्वल टू 0 रुक जाएगा, दूसरा जो पिंड है वो पहले पिंड के वेग से गति करना आरंभ कर देगा। अतः जब किसी स्थिर पिंड से समान द्रव्यमान का गतिशील पिंड टकराता है तो टक्कर के बाद स्थिर पिंड पहले पिंड के वेग से गति करेगा तथा गतिशील पिंड रुक जाएगा। चलिए अब इसकी तीसरी परिस्थिति देखते हैं। तीसरी परिस्थिति, जब m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 तथा u2 इक्वल टू 0, यानी दूसरे पिंड का द्रव्यमान पहले पिंड की द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है और u2 का मान इसमें शून्य, यानी दूसरा जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में है। तो v1 इक्वल टू, अब क्योंकि दूसरे पिंड का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं कि पहले पिंड का द्रव्यमान नगण्य के बराबर होता है। नगण्य के बराबर होगा तो इसमें ये जो फैक्टर है जो m1 ये इसमें 0 के बराबर हो जाएगा और इसमें m2 का मान बहुत ज़्यादा है तो m1 को यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से इस m1 को छोड़ देंगे, ये प्लस m2 रह जाएगा, ये इस m2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो v2 है, v2 का मान इसमें आपका आ जाएगा m1 नगण्य के बराबर मान लिया तो ये 2 m1 u1 इसके शून्य के बराबर हो जाएंगे, u2 का मान ये और u2 इसमें स्थिर है तो v2 का मान 0, v2 तो v1 का मान आ जाएगा इसमें 2u1 और -2u1
और B2 का मान आ जाएगा इसमें 0 के बराबर। तो जब बहुत भारी पिंड स्थिर अवस्था में होता है और उससे बहुत हल्का पिंड टकराता है, तो टक्कर के बाद जो पहले पिंड स्थिर था वो तो स्थिर ही बना रहेगा, लेकिन जो पहले वाला जो कण गतिशील होता है वो टक्कर के बाद दुगने वेग से पीछे की तरफ लौटता है। जैसे सामान्यतः देखें, अगर आप किसी दीवार पर गेंद मारिएगा तो गेंद बाउंस करके फिर पीछे की तरफ आती है, तो उस समय गेंद का जो वेग होता है वो दुगना होता है इसमें। अतः जब बहुत भारी स्थिर पिंड से गतिशील हल्का पिंड टकराता है, तो टक्कर के बाद भारी पिंड स्थिर बना रहेगा, लेकिन गतिशील पिंड दुगने वेग से पीछे की तरफ, पीछे की ओर गति करेगा। जब बहुत भारी स्थिर पिंड से गतिशील हल्का पिंड टकराता है, तो टक्कर के बाद भारी पिंड स्थिर बना रहेगा, लेकिन गतिशील पिंड दुगने वेग से पीछे की ओर गति करेगा। तो ये है, आपने देखा होगा कि दीवार से जब हम किसी गेंद को मारते हैं तो गेंद जो बाउंस होती है उसमें उसकी स्पीड दुगनी होती है। इसी प्रकार से जहाँ गोली की फायरिंग होती है और जब बंदूक की गोली किसी वस्तु से टकरा करके पीछे की तरफ आती है तो उसका वेग दुगना हो जाता है, तो उसकी मारक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर। अब मैं आपको चौथी परिस्थिति बता रहा हूँ। जब M2 वेरी वेरी लेस देन M1, और U2 इक्वल टू 0, तो मैंने जो समीकरण लिखे थे उसमें U2 का मान 0 हो जाएगा, M1 का मान बहुत ज़्यादा है, तो जो V2 का मान होगा वो 2V1 के बराबर हो जाएगा। V2 इक्वल टू 2U1 और V1 का मान, क्योंकि M1 का मान बहुत ज़्यादा, M2 का मान बहुत कम है, तो फर्स्ट टर्म इसमें 0 हो जाएगा। और ये जो पिंड है ये U1 वेग से ही चलता रहेगा। तो जब कोई बहुत भारी पिंड किसी स्थिर हल्के पिंड से टकराता है, तो हल्का जो पिंड है वो टक्कर के बाद पहले पिंड के दुगने वेग से गति करेगा, लेकिन जो भारी पिंड है वो उसी वेग से लगातार गति करता रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अतः
गति करता भारी पिंड किसी स्थिर हल्के पिंड से टकराता है तो टक्कर के बाद भारी पिंड उसी वेग से गति करता रहता है तथा हल्का पिंड भारी पिंड के वेग भारी पिंड के दुगने वेग से गति करने लगेगा, गति करेगा। तो क्या है कि जब गति करता हुआ भारी पिंड किसी स्थिर हल्के पिंड से टकराता है तो टक्कर के बाद भारी पिंड उसी वेग से गति करता रहता है तथा हल्का पिंड भारी पिंड के दुगने वेग से गति करेगा। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ विशेष परिस्थितियाँ थी जो मुझे आपको बतानी थी, और इस सामान्यतः क्वेश्चन वगैरह इसके आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।